टीजीटी मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर 29 टॉपिक चल रहा है सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट्स का हमारा पॉइंट्स नंबर है 15 यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पे कुछ उसकी प्रॉपर्टीज हैं, जनरल प्रॉपर्टीज उसको हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज में तो जनरल जो नोटेशंस है, जैसे कि किसी सारणिक के पहला है, मैं जैसे लिख देता हूँ, किसी सारणिक का कोई अगर अब कोई रो कम्प्लीटली ज़ीरो है, रो के प्रत्येक एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो उसका मान ज़ीरो ही आएगा। सॉल्विंग करेंगे तो ज़ीरो ही आ जाता है। यानी किसी रो या किसी कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट अगर ज़ीरो हो जाए, इस तरह से है, तो इसका मान भी ज़ीरो ही आ जाता है। किसी सारणिक का प्रत्येक रो का प्रत्येक अवयव एंड किसी कॉलम का प्रत्येक अवयव का मान शून्य है, तो सारणिक का मान क्या आता है? ज़ीरो आता है। ये पहली प्रॉपर्टीज़ है। दूसरी प्रॉपर्टीज़ हम यूजिंग कर लेते हैं, जैसे कि स्तंभ एंड कॉलम में विनिमय किया जा सकता है, यानी कि उसको चेंजिंग कर सकते हैं। रो को कॉलम में एंड कॉलम को रो में हम चेंजिंग कर सकते हैं, या उनको हम इस तरह से जैसे हमारे पास था a1 b1 एंड a2 b2, इसको सॉल्व होने पे आता है a1 b2 माइनस a2 b1, और रो को कॉलम में एंड कॉलम को रो में एक्सचेंज अगर कर रहे हैं तो होगा a1 b1 यहाँ एंड a2 b2 यहाँ। ठीक है, तो रो को कॉलम को रो में हम सिंपली अगर कन्वर्टिंग कर रहे हैं तो वैल्यू सेम आ जाती है, यानी कि वही वैल्यू आती है। तो सारणिक के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। रो को कॉलम में एंड कॉलम को रो में कन्वर्टिंग कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 वही है, उसको सॉल्विंग करने वाला है। तो सॉल्विंग तो हमने करना बताया ही है। दो कॉलम का प्रत्येक अवयव समान हो, या दो रो का प्रत्येक अवयव समान हो, जैसे कि जैसे a1 b1 c1 है, ये भी a1 b1 c1 हो जाए, एंड ये a3 b3 एंड c3 है, तो इसका मान 0 होगा। एंड या जैसे यहाँ पे a1 b1 c1 है, और ये भी a1 b1 c1 है, a1 b1 c1, ये होगा a3 b3 c3, तो भी इसका मान 0 होगा। यानी किसी सारणी का कोई रो या कॉलम की दो में कोई अवयव बराबर हो, प्रत्येक अवयव बराबर हो, जैसे इसके रो के प्रत्येक अवयव बराबर थे, एंड कॉलम के ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और जो पोजीशन है वही वाले एलिमेंट बराबर, तो भी 0 होता है। तो भी 0 होता है, या पूरा ही 0 हो जाए, वो प्रॉपर्टीज हम दिखा चुके हैं। या रो में भी वैसी कंडीशन है एंड कॉलम में भी उसी प्रकार की कंडीशन है, यानी कि दो रो अथवा दो कॉलम के मान समान होने पर सारणिक का मान शून्य होता है। अगर सारणिक में किसी एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई की गई हो, ठीक है, जैसे कि हमारे पास अगला प्रॉपर्टीज है, ये है m1 ma2 ma3, और ये है b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो यहाँ से अगर हम पूरे से कॉमन निकालें, किसी रो से कॉमन निकाल दिया m, तो ये a1 a2 a3 b1 b2 b3 रहेगा c1 c2 c3। सॉरी कॉलम से कॉमन निकालेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट्स ऐसे ही अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रत्येक कॉलम में ही मल्टीप्लाइंग होता। ठीक है, और अगर इस तरह से दे दिया जाए, यही अगर दूसरा डिटर्मिनेंट अगर इस तरह से होता, ma1 ma2 ma3 हो गया nb1 nb2 nb3 m, और ये होगा pc1 pc2 pc3, तो ये होगा mnp एंड a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो इस तरह से हम इन मानों को लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर एक नया प्रॉपर्टीज अगर बनाई जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ तो कई सारी दे रखी हैं। मेनली अगर इस तरह से एलिमेंट्स है, प्रॉपर्टी नंबर
मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में डाल देता हूँ। ठीक है, जैसे हमारे पास है A1 अल्फ़ा 1, A1 प्लस अल्फ़ा 1 एंड A2 प्लस अल्फ़ा 2 एंड A3 प्लस अल्फ़ा 3 एंड B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो इसको हम एडिंग कर सकते हैं अलग अलग, यानी दो डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्टिंग कर सकते हैं, A1 B1 C1 और ये हो गया A2 B2 C2, A3 B3 C3 प्लस ये हो जाएगा अल्फ़ा 1 B1 C1 एंड अल्फ़ा 2 B2 C2 अल्फ़ा 3 B3 एंड C3। तो इस तरह से हम इसको दो अलग अलग टर्म्स में यानी कि सम में कन्वर्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स की मैं अगर बात करता हूँ तो इसकी भी हमें काफ़ी बार ज़रूरत पड़ जाती है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिनको तोड़ना ही पड़ता है, उसी से सॉल्विंग हो भी पाते हैं। ठीक है, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करना और बचा है तो एक्सपेंड करना तो आसानी से मैं डायरेक्टली बता ही दूंगा, बाकी तो हो ही रहा है। अब हम क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है और अब हमें क्वेश्चन करना स्टार्टिंग कर देना है, क्योंकि जो मोस्ट क्वेश्चन जो ज़्यादा आते हैं, डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन काफ़ी आता है, कभी कभी दो क्वेश्चन कभी कभी तीन भी क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो कंफर्म मान के चलें, एक तो आना ही आना है, और 3 से 4 भी आ जाते हैं। आंसर पे केवल ध्यान रखना है, आंसर ये आएगा। तो काफ़ी क्वेश्चन लॉन्ग होते हैं, तो यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाए। जो जो हम क्वेश्चन देंगे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देंगे, और उनको करने के बाद आप प्रयास करेंगे कि इनको डायरेक्ट किया जाए, या उनको कुछ क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी होंगे, हमारे पास एग्ज़ाम में इतना समय नहीं होता, तो उनके आंसर ध्यान रख लिए जाएंगे, और ऐसा भी ना हो कि रट लिए और गलत हो गए। ठीक है, गलत भी नहीं करना है ना। तो क्वेश्चन आया हो, क्वेश्चन अगर चला जाता है तो काफ़ी दिक्कत होती है। ABC इसका आंसर आएगा वो, कि इसमें कुछ ज़्यादा A प्लस B प्लस C ऐसा कुछ बनेगा नहीं। हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, सापेक्ष प्रसार करने पर जब एक्सपेंशन करेंगे तो ऑलरेडी बन जाएगा, यानी ए के टर्म में आ जाएगा, ये वाला बचेगा, B ये वाला इसका माइनस बच जाएगा, है ना, ये माइनस होगा, माइनस C इसके टर्म में लेंगे तो ये पूरी रो छुपेगी, और ये पूरा कॉलम छुपेगा, जो बचेगा A प्लस B A C। फिर उसके बाद ये होगा A प्लस C, और ये रो एंड ये कॉलम छुप जाएगा, A प्लस B एंड B प्लस C। इसको अगर हम सॉल्विंग करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाइंग किया तो हो गया BC माइनस का A, B प्लस C माइनस का C, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग करेंगे A प्लस BC माइनस का AB, प्लस ये हो गया A प्लस का C, और इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाइंग A प्लस का B एंड B प्लस C माइनस B इंटू B। तो ये हो गया A, ये हो जाएगा BC माइनस का AB माइनस का AC माइनस का C, मल्टीप्लाइंग करेंगे AC प्लस BC माइनस AB प्लस A प्लस का C, यहाँ मल्टीप्लाइंग करेंगे, ये हो गया AB प्लस AC प्लस B स्क्वायर प्लस का BC माइनस B स्क्वायर, B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल कर देंगे। अब सॉल्विंग करने के बाद कुछ टर्म्स हैं कैंसिल हो जाएंगे, और कुछ बचेंगे, वो हमारे 4ABC के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसकी मल्टीप्लाइंग करेंगे, यहाँ पे क्या होगा ABC माइनस A स्क्वायर B माइनस का A स्क्वायर C, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग करेंगे AC स्क्वायर माइनस का BC स्क्वायर प्लस का ABC। यहाँ पे A के टर्म से अगर लेते हैं तो A स्क्वायर B प्लस का A स्क्वायर C प्लस का ABC। अब C से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो ABC प्लस का AC स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। जो टर्म्स कटने हैं यानी कैंसिल होने हैं हो जाएंगे। डायरेक्ट इसका एक्सपेंड करने पे देखिए आंसर तो मिल जाता है, पर टाइम भी तो एक्सपेंड हो रहा है। तो ये आसान सा छोटा सा क्वेश्चन था, और इसको हम ध्यान रख सकते थे। ये कैंसिल हो गया, A स्क्वायर B से A स्क्वायर B कैंसिल हो गया, BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल हो रहा, एंड AC स्क्वायर इतने 4 ABC आ जाएगा, 4 ABC। ठीक है, तो ये छोटा क्वेश्चन है, टाइम ले गया अच्छा खासा, परंतु हमारे पास एग्ज़ाम में नहीं टाइम है, तो इन क्वेश्चनों को पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे
जो हम करा रहे हैं कि हाँ ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इनका आंसर ये है। जैसे कि ये क्वेश्चन है 1a² 1b² एंड 1c² ठीक है। तो इसका जो आंसर बनता है a - b b - c एंड c - a, ये इसका आंसर बनेगा। तो आंसर को देखते हुए अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया हुआ भी है, ठीक है। तो आंसर को देखते हुए सबसे पहले a - b बनाने का प्रयास करेंगे। a - b बन सकता है कैसे, इसमें से ये घटाएं, यानी कि कोई प्रतिक्रिया हम दो प्रतिक्रिया कम से कम एक साथ कर सकते हैं। जैसे कि ये C1 था, ये C2 है, C1 टेंस टू C1 - C2। दूसरी प्रतिक्रिया b - c बनाना चाहें तो C2 टेंस टू C2 - C3, ठीक है, जिससे हमें a - b मिल जाएगा। 1 - 1 हुआ, ये a - b, ये a² - b², यहाँ पे हुआ 1 - 1, ये b - c, b² - c², 1c² ठीक है। मान लीजिए मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है, तो मैं थोड़ा स्पीड ही बढ़ाऊँगा, ठीक है, यानी क्वेश्चन भी गलत नहीं करना है, वो मैं फास्ट लिखने का प्रयास करूँगा ताकि जो है स्पीड में आ जाए। यहाँ से a - b कॉमन निकाला जा सकता है C1 से एंड C2 से b - c, क्योंकि ज़ीरो की मल्टीप्लाइंग में a - b छुपा होगा। ऐसे b - c इसकी ज़ीरो की मल्टीप्लाइंग में, जीरो से अगर a - b की गुणा करें तो जीरो ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 0 1 a + b, यहाँ पे 0 1 b + c 1c एंड c²। दो वैल्यूज़ हमारी आ चुकी हैं, a - b एंड b - c आ चुकी हैं। आप केवल हमको c - a लाना है, तो c - a अपने आप कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा। जैसे कि इसमें से ये सब्ट्रैक्टिंग कर दें तो ऑलरेडी c - a आ जाएगा, और बाकी एक्सपेंड कर दें या फिर डायरेक्टली एक्सपेंड कर दें तो भी आ जाएगा। जीरो के एक्सपेंड मिलेंगे, j × के 0 आएगा, जीरो के टर्म में j × के 0 आएगा, तो 1 के टर्म में ये - ये बचेगा। अब हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर दें और रिएक्शन करने का कोई मतलब नहीं है, रिएक्शन करेंगे तो और लंबा ही होगा, यानी R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ये पहली जो लाइन है इसको हम R1 कहेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो ये बन रहा है a - b b - c एंड R1 के रेस्पेक्ट में जीरो के टर्म में चलेंगे, ये जीरो ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है उसको लिखने का। अब लेंगे 1 के टर्म में ये इंटू ये, तो 1 के टर्म में अगर आता है तो b + c - 1 इंटू a + का b तो हम इसको कर देते हैं सोल्व, तो ये बनेगा a - का b b - का c एंड 1 से मल्टीप्लाई किया b + c - का a - का b एंड b से b कैंसिल हो गया, a - का b b - c एंड c - c। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए जैसे ये हैं, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो उन्हीं क्वेश्चनों पे हम पूरा फोकस करेंगे, y + z z + x + का y, और पूरा प्रयास रहेगा कि हाँ भाई क्वेश्चन कोई छूटे ना, छूटेगा नहीं क्वेश्चन, देखिएगा ये क्वेश्चन हमारा बना हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम दो रो या दो कॉलम बराबर आ जाएं तो भी सारणी का मान 0 हो जाता है। अगर मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ, एडिंग में ले जाता हूँ, x + y + z हो जाएगा ये वाला, और x + y + z को कॉमन ले दें, 1 1 1, ये भी 1 1 1 आ जाएगा, तो 0 हो ही जाएगा। ऐसे घटाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसमें से एक कट लेंगे, 0 हो जाएगा, ये कुछ खास बचेगा नहीं, तो कोई इसमें प्रॉफिट वाली बात नहीं है। हाँ वो फिर भी आएगा आंसर, तब भी 0 ही आएगा, थोड़ा लेंथी होना है। तो हम एक रिएक्शन कर रहे हैं, C3 टेंस टू C3 + C2, ये C3 था, इसमें C2 एडिंग अगर कर देते हैं, यहाँ पे 1 1 बनता, यहाँ पे x y z, ये हो जाएगा x + y + z, ऐसे भी y यहाँ पे ऐड होके ये भी x + y + z हो जाएगा, और ये भी x + y + z। x + y + z को अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे 1 1 1, ये होगा x y z, और ये 1 1 1, यानी कि C1 = C3, यानी कि दो इसमें कॉलम्स इक्वल होंगे, ये C1 है और ये C3 है। किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम का मान बराबर होने पर, या उनमें से कोई सी एक कम्प्लीटली ज़ीरो होने पर मान 0 आ जाता है, तो ये हो जाएगा 0, तो इसका टोटल आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन भी आते रहते हैं, इक्वल मार्किंग के होते हैं, शॉर्ट है चाहे लॉन्ग है, ठीक। तो डिटर्मिनेशन में हम थोड़ा थोड़ा अब प्रवेश करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आते जाएंगे उन पे पूरा फोकस है, और
कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं, कुछ डायरेक्टली हो जाते हैं। यही क्वेश्चन जैसा 20 नंबर x प्लस का वाई जेड 1 वाई प्लस, वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी किया है, उसको केवल रो में लिख दिया, वहाँ पे कॉलम में लिखा था, है ना। आंसर इसका भी 0 आएगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको ऐडिंग कर लेते हैं। r1 टेंस टू r1 प्लस r2 ले रहे हैं, ये r1 है, ये r2 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड बन गया। यहाँ पे z x बाई ये 1 1 1। r1 से हम x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेंगे, 1 z1 1 x1 एंड 1 बाई 1, यानी कि यहाँ पे r1 इक्वल टू r3 आ चुका है। तो दो रो इक्वल हैं, तो इसका मान हो जाएगा 0 इंटू 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो कम्प्लीटली मान इसका 0 आ चुका है।